ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कंटिन्यू में पूछ रहा हूँ, अगर कोई लग रहा है कि डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो रह गए क्वेश्चंस, अब मैं इंटरव्यू इसका नहीं लूंगा, इनकम टैक्स का, आपके बैच का। तो दूसरे बैच में चलेगा तो बात अलग है, बट आप लोग का खत्म, 3 दिन बहुत हो गए। अच्छा, जो बचे हुए हैं पूछ सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, डिमांड हो रहा है कि जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर टॉपिक हैं वो हम अगेन पूछना स्टार्ट करें, ठीक है। हिमांशु बुला सकता हूँ मैं, या तैयारी नहीं है तो हम किस और बुलाता हूँ? लोकेंद्र आप, चलिए लोकेंद्र आ जाइए। हम्म। इसके अंदर आप कोई टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक है इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 36। 36, ठीक है। ओ, टैक्स ऑडिट का आया है, डन। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट मुझे बताइए कि टैक्स ऑडिट का सेक्शन कौन सा है पहले? 44 AB। सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44 AB में कहता है टैक्स ऑडिट करना। कि कंपनी का मतलब टैक्स ऑडिट के बारे में कहता है, ठीक है। तो आपको बताना है सिर्फ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल हो केवल प्रोफेशनल, उनका टैक्स ऑडिट क्या बनाया गया, मतलब टैक्स ऑडिट कंडीशन क्या बनाया गया, सिर्फ प्रोफेशनल की बात करेंगे। अगर वो कंपनी है और बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो टैक्स ऑडिट की डेट होगी उनकी 30/9। अच्छा, आपने बोला कि कोई कंपनी है और अगर पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं अगर, हाँ तो क्या कोई कंपनी ऐसी है जो नहीं बनाती हाँ, होगी? नहीं अगर उनका 50 लाख से टर्नओवर नीचे है अच्छा, तो उनकी मर्जी है, वो नहीं भी बना सकते अच्छा हैं। एक सेकंड, यानी कोई कंपनी है उनके 50 लाख नहीं, टर्नओवर के नीचे है तो? कंपनी नहीं, पार्टनरशिप। तो अभी आपने बोला सॉरी, कंपनी को तो कंपलसरी है बनाना। डन, इसका मतलब थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, कि कंपनी की तो कंपलसरी है, कंपलसरी, हाँ। क्योंकि कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, चाहे उनका टर्नओवर नीचे हो ऊपर हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए अगर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होगा तो कंपलसरी बनाना, 50 लाख से कम है तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। अच्छा, तो यानी ये जो टैक्स ऑडिट है, मैंने जब पूछा प्रोफेशनल के लिए बात करेंगे, तो अगर एज ए कंपनी की बात करेंगे, कंपनी के फॉर्म में चला रहे हैं, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो ऑडिट आना कंपलसरी। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में चला रहे हैं, तो ऐसे में 50 लाख के टर्नओवर के नीचे अगर चल रहा है तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है, और 50 लाख से अगर ऊपर का टर्नओवर चल रहा है तो टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। एक चीज थोड़ा हमें क्लियर कर दें, अगर जानकारी इस तरह है तो, कि क्या एग्जाम्पल के तौर पे एक साल हम टैक्स ऑडिट में आ गए, ठीक है, एक साल टैक्स ऑडिट में आ गए, ठीक है, तो क्या सेकेंड ईयर में मेरी टर्नओवर नीचे जा रही है, 50 लाख से नीचे जा रही है, तो क्या ऑडिट कराना मजबूरी हो जाएगा? हाँ बताइए। इसमें आपकी मर्जी है, आपको इसमें ये नहीं है कि एक बार अगर हमने क्या कहते हैं ऑडिट करवाया है तो लगातार करवाना पड़ेगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं, आपकी मर्जी है। अगर 50 लाख से कम टर्नओवर है तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, मतलब टैक्स ऑडिट में एक कंडीशन ये हो भी जाता है कि अगर मुझे चाहिए कि भाई ऑडिट के दायरे में आ रहे हैं तो ऑडिट कराऊंगा, ऑडिट के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो ऑडिट नहीं नहीं कराएंगे, कराएंगे। क्या सही है क्या? जी। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, डन। ठीक है, इधर से, हाँ पुष्पेंद्र आ जाइए। ये रिमेनिंग क्वेश्चन आपको मैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप देख लीजिए, या टॉपिक जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करें। फर्स्ट। ओ, चलो, बेचारा फर्स्ट कह रहा था मुझे कब बुलाओगे, बुला ही लिया। आपके लिए निकला है 80E एंड 80EE, क्लियर, 80E एंड 80EE। पहले 80E की बात कर लेते हैं, सेक्शन 80E, ठीक सर। 80 जो है उसमें डिडक्शन मिलती है जो स्टूडेंट्स स्टडी लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट की। ठीक है, यानी जो स्टडी लोन लिया है बेसिकली हायर एजुकेशन लोन के लिए बना हुआ है, तो उसके लिए, हाँ ठीक है, हायर एजुकेशन लोन के लिए बना हुआ है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब ये चाहे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तो उनके लिए 80E बना हुआ सेक्शन। 80E में क्या बना है, जो लोन पे करते हैं उस लोन के लिए बना हुआ है, या फिर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कुछ ऐसा, मतलब उसके लिए क्या डिफाइन करें आप? सर इसमें डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की। केवल इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल का नहीं? नहीं। अच्छा, तो मतलब जब हम लोन पे करना स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसकी डिडक्शन मिलते हैं। जी। कोई इंटरेस्ट की अमाउंट लिमिट है? नहीं सर, कोई अमाउंट लिमिट नहीं। अच्छा, कोई साल लिमिट है? नहीं। साल लिमिट नहीं है, 8 साल तक। 8 साल तक, करेक्ट, सही है ना? तो 80 बिल्कुल करेक्ट है,
कि 80 कहता है कि लोन के लिए बना हुआ, एजुकेशन लोन के लिए बना हुआ। कोई एजुकेशन लोन लेता है तो जब से रीपेमेंट चालू कर दिया है अपनी ईएमआई, उसमें जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं ईएमआई के अंदर, जो इंटरेस्ट की रकम है केवल उसके लिए सेक्शन 80E बनी हुई है। और अमाउंट लिमिट नहीं है, लेकिन साल लिमिट है 8 ईयर्स तक। 8 साल तक जो भी डिडक्शन ले सकते हैं, उसके बाद डिडक्शन आपकी बंद हो जाएगी, है ना। चलिए, तो 80E की बात करें। 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन एक जगह पे और था कुछ ऐसा जी डिडक्शन। सर, वहाँ था, बट ये एडिशनल में 50,000 मिलता है, वहाँ पे हमें 2 लाख तक मिलता है। अच्छा, सेक्शन 24 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पड़ा, सेक्शन 24 उसके अंदर 2 लाख की लिमिट थी, वो अलग था। इसके अंदर एक्स्ट्रा कितना है? 50,000। एडिशनल में 50,000। 50,000। इसकी कंडीशन है क्या लेने का? सर कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसएससी है उसके पास एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो उसके ये, हाँ, सेकंड चीज जो है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के वैल्यू, जी सर, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी से एक्सीड नहीं करना चाहिए? सॉरी 50 लाख से एक्सीड करना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और लाइफ में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब 50,000 एक्स्ट्रा लेने का 80EE का यही है इसमें सेक्शन का, कि लाइफ में आप पहली प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं जिंदगी में, इसके पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं था आपके पास, आगे क्या खरीदेंगे वहां जाने, बट अभी तक नहीं था। और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से नीचे होना चाहिए, और लोन जो लिया है आपने, सैंक्शन कराया वो 35 लाख से नीचे किया। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे डिडक्शन 80EE में। तो 2 लाख वहां हो गया और 50 यहाँ हो गए, तो 2.5 लाख की टोटल डिडक्शन इंटरेस्ट के लिए ले सकते हैं। करेक्ट है ना? चलिए डन। श्वेता आ जाइए। चलिए, मैं आपको टॉपिक यहाँ दिखा रहा हूँ, बताएं। 35 35 क्वेश्चन, यानी टॉपिक को मैं निकालता हूँ यहाँ से। ओ, आपके लिए उसी तरह सेक्शन भर भर के आ जाते हैं, पिछली बार भी 80C आया था, इस तरह से। चलिए, आपके लिए आया है सेक्शन 80D, डबल डी एंड DDB, देख रहे होंगे, ठीक है। आपको इसमें 2 सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं, 80DD और 80DDB, ठीक है ना। 80DD और 80DDB, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं 80DD के बारे में। हाँ सर, जैसे डिसेबल्स होते हैं, मतलब 40 से 80% अगर कोई डिसेबल है तो उसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन होगी वो 75,000 होगी। हाँ, अच्छा, मतलब कोई डिसेबल, अच्छा डिसेबल है मतलब हाँ। जैसे हैंडीकैप्ट हो गए हैं, आई ब्लाइंडनेस, इस तरह से डिसेबिलिटी की बात करेंगे। तो उनकी अपनी ITR, अपनी इनकम हो रही है, वो किसी को डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो सिंपल बात है कि अपनी तो कुछ इनकम है नहीं, उनके डिसेबल जो हो गए हैं, तो जो डिपेंडेंट है उनकी इनकम में मिलेगा ना, उनको मिलेगा ये सेक्शन। हाँ, एक कंफ्यूजन है। हाँ। देखो, यहाँ 2 लोग हैं जो डिसेबल हैं, वो जो डिसेबल हैं, तो डिसेबल लोग को भी इनकम होता है। जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ट है, तो जरूरी तो नहीं थोड़ी ना कि इनकम नहीं होगा, इनकम हो भी सकता है। तो क्या उनको ITR में अपनी 80DD का डिडक्शन मिलेगा? ये 8000 सेक्शन बना उनके लिए, या वो आश्रित है किसी ऊपर, डिपेंडेंट के ऊपर? डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब उनको खुद मिलेगा। हाँ। अच्छा, क्या करेक्ट है क्या? नहीं, मतलब डिपेंडेंट नहीं है ना। डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो गया ना वो। हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से उनका अपनी इनकम है। हाँ, हाँ, तो वो गलत है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई भी हैंडीकैप्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट समझते हैं, खुद के लिए अपना अर्निंग है, खुद अपना कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी का मिलेगा उनको, बट खुद अपने डिडक्शन जो ITR फाइल करेंगे उसे मिलेगा 80U सेक्शन में। 80U ये जो बना हुआ सेक्शन किस लिए बना हुआ? डिपेंडेंट के लिए, यानी हैंडीकैप्ट की कोई इनकम नहीं है डिसेबल वाले बंदे का, बल्कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको ये फिर डिडक्शन मिलेगा, डिपेंडेंट वाले को। करेक्ट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था। अब बताएं कि कितना अमाउंट तक लिमिट है? 75,000 पे, 7,500 मात्र 7,500। फिर कंफ्यूजन यहाँ पर। यहाँ पे हाँ, कितना है? 7,500 या 75,000? 75,000। तो यही एक अमाउंट लिमिट है या कुछ और भी लिमिट और अमाउंट? दूसरा वाला क्या है? जो 80 मतलब 80% से ज्यादा डिसेबल है, हाँ हाँ, उनकी 1,20,000 है। 1,20,000, हाँ। यहाँ भी कंफ्यूजन है। 1,25,000। 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख तक डिडक्शन में ले सकते हैं, और 80% से कम डिसेबल, यानी 40% से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है तो कितना मिलेंगे?
नहीं 40% से लेके 80% है तो 75 होना। 80 डबल डी की तो बात ही थोड़ा सा मिस्टेक था। 80 डबल डी बी में क्या कहता है? जो सीनियर मतलब ये तो पहले होता है जैसे कोई डिजीज हो गई है, कैंसर हो गया या कोई हार्ट की डिजीज। उसको बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस, हाँ। मतलब सीरियस जो बीमार है इसी तरीके से। हाँ, तो जो मतलब सिटीजन जो सीनियर सिटीजन है बस उनके लिए जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 40,000 है। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जैसे कि 80 साल से ज्यादा है उनके लिए 1 लाख है। तो यहाँ पे आप नोट करा दें, यानी कि थोड़ा सा सही है क्या? नहीं ना, गड़बड़? हाँ सही है। नहीं तो थोड़ा सा है गड़बड़ है कि 80 डबल डी बी तो आपने सही बोला कि क्रिटिकल इलनेस के लिए है, मानते हैं, बट क्रिटिकल इलनेस के अलावा जो अमाउंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ऑडियंस बता सकते हैं अमाउंट? उन्होंने बोला ना कि नॉन सीनियर सिटीजन 40 का कुछ बोला है सीनियर उन्होंने। सिटीजन के लिए 40,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 से ऊपर है उनके लिए 1 लाख है। हाँ अमाउंट तो सही था बट वो नहीं, उन्होंने बोला सीनियर सिटीजन में उन्होंने कर दिया 40 शायद। नहीं, नॉन सीनियर सिटीजन में 40 ना बोला। ना, मैंने नॉन सीनियर में 40 बोला अच्छा है नॉन सीनियर सिटीजन में 40 है और जो सुपर सीनियर है उनमें 1 लाख बोला है। तो सुपर का मतलब 80 सुपर हो गया। हाँ 80 हाँ, सीनियर सिटीजन वाले में सीनियर से सुपर के इसमें कुछ बनाया नहीं गया, उसमें 60 से ऊपर बनाया गया क्योंकि बीमार है वैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो 60 से ऊपर वाले के लिए बनाया गया कितना? 1 लाख की डिडक्शन लगेगी, यानी जो उनका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताएं, इसमें क्लियर करें कि जो बीमार हैं क्या उनकी आईटीआर मिलेगा या फैमिली में कोई मेंबर बीमार हो सकता है? यानी जो खर्च कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो वो जो खर्च कर रहे हैं वो कोई बीमार है, तो जैसे फैमिली में कोई बीमार है, मान लीजिए हमारी फैमिली बीमार है, तो मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा या बीमार है उनकी इनकम था उससे मिलेगा ये डिडक्शन? हमें मिलेगा यानी जो फैमिली मेंबर है, मतलब जो हेड है, आईटीआर फाइल जो कर। आईटीआर फाइल करता है, क्या सही है? नहीं सर assessment को मिलेगा। तो असेसी ही बीमार होना चाहिए। हाँ अच्छा, मतलब असेसी बीमार है उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो जाके ये डिडक्शन लागू है। असेसी कोई फैमिली मेंबर बीमार है, अगर वो उनके ऊपर खर्च कर रहा है असेसी, तो उनको नहीं मिलेगा फिर। नहीं, तो यहाँ मिस्टेक है क्या कि असेसी खुद बीमार हो या असेसी में कोई फैमिली मेंबर, डायरेक्ट फैमिली मेंबर बीमार है, उनके ऊपर जो एक्सपेंस की जा रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर की जा रही है तो असेसी को मिलेगा डिडक्शन। या तो खुद बीमार हो या फैमिली में कोई बीमार हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस उम्र का तगाजा है कि जो बीमार है वो अगर नॉन सीनियर सिटीजन में 60 से नीचे है तो लिमिट होगी 40,000 की खर्चे का, मैक्सिमम लिमिट है। और अगर उम्र 60 से ऊपर है तो मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए। तो मतलब एक्सपेंसेस एक 10 हुआ 1 लाख तक, और एक्सपेंसेस अगर 60 हुआ तो 40 तक। फैमिली मेंबर डिपेंडेंट होने चाहिए ना एसएससी पे। सिंपल, फैमिली मेंबर का मतलब डिपेंडेंट होता है। फैमिली मेंबर का डेफिनेशन इसमें दिया गया है कि डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो हल्का फुल्का जो भी मिस्टेक था देख रहे होंगे कि इंटरव्यू में थोड़ा सा ठीक होता चला जाता है, क्योंकि हम चिड़फाड़ करते हैं थोड़ा बहुत तो इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए डन।